हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेडीपी कोइन हिमांशी मैम पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीसीई के बारे में, यानी सतत एवं व्यापक आकलन के बारे में। तो सीटीईटी के पेपर में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम आज ये टॉपिक लेके आए हैं। तो ये टॉपिक अगर आप लोग कर लेंगे तो 5 से 6 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका सीसीई है, सतत एवं व्यापक आकलन है, ये आपके हर सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो मैथ्स ही क्यों ना हो, हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन इसके देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आपके 5 से 7 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को देखिए, ये क्लास 10 से 15 मिनट की होने वाली है और पूरी सीसीई इसमें समाप्त कर दी जाएगी। पूरा सतत एवं व्यापक आकलन इसमें खत्म कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला पॉइंट। तो आकलन पहले क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है आकलन एवं मूल्यांकन। हेडिंग क्या है? आकलन एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन या आकलन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, अर्थात अधिगम तभी संभव है जब आकलन होता रहे। याद रखिएगा, जो आकलन होता है या फिर जो मूल्यांकन होता है, यह शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और अधिगम तभी संभव है जब आकलन या मूल्यांकन होता रहे। आगे लिखा हुआ है आकलन या मूल्यांकन के लाभ। अब आकलन या मूल्यांकन के लाभ कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, इससे बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ता है। किससे? जो आकलन या मूल्यांकन होता है, इससे बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ता है। कैसे? जब आप लोग टीचिंग करने गए होंगे तो पूरा पाठ पढ़ाने के बाद में, पूरा लेसन पढ़ाने के बाद में, जब आप लोग बच्चों से पूछते हैं कि आपने आज क्या सीखा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, या फिर जो कोई इंसान होता है वो क्या कर रहा था, आप लोग ऐसे क्वेश्चन जब उससे पूछते हैं तो उसे ही आकलन या मूल्यांकन बोलते हैं। यानी पढ़ाने के तुरंत बाद बच्चों से सवाल जवाब करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, उसी को ही आकलन कहते हैं, जिससे बच्चों का अधिगम स्तर जो होता है वह बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है, इसके आधार पर छात्रों को अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण देता है। किसके? मूल्यांकन या जो आकलन होता है, इसके आधार पर शिक्षक जो होता है वह छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण देता है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है सभी को पता ही होगा। मूल्यांकन के द्वारा किए गए क्वेश्चंस में जहाँ पे बच्चा समझ नहीं पा रहा है, जहाँ पे बच्चा अटक रहा है, जहाँ पे बच्चा भूल रहा है, उसके उस दोष को, उसकी उस समस्या को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आगे लिखा हुआ है, इससे पता लगता है कि छात्र ने शिक्षक के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। यानी जब शिक्षक पढ़ाता है, उसके पढ़ाने के बाद में जब शिक्षक मूल्यांकन करता है तो यह पता चलता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना सीख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इससे बच्चों की पूरे वर्ष की उपलब्धि का पता चलता है। जो मूल्यांकन और आकलन होता है उससे बच्चों के पूरे वर्ष की उपलब्धि का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इससे अध्यापक को भी अपनी कमियों का पता लगता है और वह कमियां दूर कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक अभिप्रेरित होते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट थे ये आकलन के लाभ के बारे में थे, मूल्यांकन के लाभ के बारे में सारे पॉइंट्स थे। आगे है आकलन के प्रकार, टाइप ऑफ असेसमेंट। तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार का आकलन होता है। पहला क्या होता है? स्वयं आकलन, यानी सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अकेले में ही बात करता है, खुद से बात करता है, अकेले में ही बात करता है, उसको बोलते हैं स्व आकलन या स्वयं का आकलन। दूसरा है सहपाठी आकलन, यानी क्लासमेट असेसमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो छात्र होता है वह अपने सहपाठी या दोस्त मित्रों के साथ में बैठकर स्वयं का आकलन करता है और उसका भी आकलन करता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कितना बता पा रहे हैं, कितना नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आकलन, यानी इंडिविजुअल असेसमेंट। इसको आप लोग इंटरव्यू टाइप का बोल सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में एक 1 by 1 इंटरव्यू लिया जाता है, उसी टाइप का व्यक्तिगत आकलन होता है। इसमें शिक्षक छात्र के पास जाकर उससे उसका आकलन करता है, उससे प्रश्न पूछता है, उसकी समस्याओं का समाधान भी करता है। नेक्स्ट है समूह आकलन, यानी ग्रुप असेसमेंट। इसमें क्या होता है? बच्चों के ग्रुप अलग अलग बांट दिए जाते हैं। 4 बच्चों के अलग, 3 बच्चों के अलग, ऐसे बच्चों के ग्रुप अलग अलग बांट दिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चा आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करता है। तो ये थे आकलन के प्रकार। आगे देखते हैं। आगे है आकलन के प्रमुख प्रतिमान, यानी मेजर पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। इसमें क्या होता है?
इस प्रारूप में अध्यापक स्वयं बालकों की समस्याओं का निदान करता है, अर्थात स्वयं ही प्रश्न करता है और स्वयं ही निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण भी देता है। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है या फिर जो अधिगम के लिए आकलन होता है, उसमें अध्यापक जो होता है वह बच्चों की समस्याओं का निदान स्वयं करता है और उसको उपचारात्मक शिक्षण भी देता है। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग या अधिगम के रूप में आकलन। इस आकलन में अध्यापक बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देता है और उन्हें पहले से सिखाए हुए टॉपिक्स दे देता है और उनसे कहता है कि अपना आकलन भी करो और दूसरे का भी। इनसे अधिगम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो अधिगम के आकलन में क्या किया जाता है, अध्यापक जो होता है बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देता है, फिर उनको एक पहले से तैयार किया हुआ टॉपिक दे देता है। उनसे बोलता है कि अपना खुद का भी आकलन करो और अपने साथी सहपाठी का भी आकलन करो, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे अधिगम के रूप में आकलन बोलते हैं। नेक्स्ट है अधिगम में आकलन यानी असेसमेंट इन लर्निंग। इस आकलन में बालक अपना अधिगम खुद करता है और जो उसे ना आए खड़ा होकर अध्यापक से उपचारात्मक अधिगम मांगता है। ये जो अधिगम होता है अधिगम में आकलन, इसमें जो विद्यार्थी होता है, जो बच्चा होता है, वह अपना अधिगम स्वयं करता है। जो उसको समझ में नहीं आता है वह अध्यापक से पूछता है और उसका उपचारात्मक शिक्षण भी करता है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन। योगात्मक आकलन सक्रिय परीक्षा को अधिगम का आकलन कहते हैं, यानी जो आपकी छमाही वाली परीक्षाएं होती हैं, जो बच्चों के छमाही वाली पेपर होते हैं, जो हाफ ईयरली पेपर्स होते हैं, उनको अधिगम का आकलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यह सितंबर और मार्च में होती है, यह कक्षा कक्ष में नहीं होती है, परीक्षा केंद्र में होती है, यह निदानात्मक या उपचारात्मक नहीं होती है, इसे उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं। तो जो अधिगम का आकलन होता है यह कक्षा कक्ष में ना होकर परीक्षा केंद्रों में होता है और इसमें किसी भी प्रकार का निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट इसमें अंक या उपलब्धि बताई जाती है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सतत एवं व्यापक आकलन में क्या अंतर है और ये क्या होते हैं। पहला पॉइंट है, एक अध्यापक हर रोज कक्षा में बच्चों का आकलन करता है, इसलिए सतत आकलन कहते हैं। जो अध्यापक प्रतिदिन कक्षा में आकर बच्चों का आकलन करता है उसे सतत आकलन बोला जाता है। नेक्स्ट है व्यापक आकलन में क्या हो जाएगा, यदि बालक के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन किया जाता है तो वह व्यापक आकलन हो जाता है। यानी जहाँ पर बच्चों के शैक्षिक और सह शैक्षिक का मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चों के क्लास के अंदर और खेल कूद दोनों का मिला के आकलन किया जाता है उसे व्यापक आकलन बोलते हैं। यानी क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों का आकलन व्यापक आकलन कहलाता है। जो व्यापक आकलन में शैक्षिक और सह शैक्षिक 2 पॉइंट हैं, इसका हम पहला पॉइंट ले लेते हैं शैक्षिक पक्ष, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहला क्या है, शैक्षिक पक्ष का आकलन। यह 2 प्रकार का होता है। जो शैक्षिक पक्ष का आकलन होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला है रचनात्मक, रूपात्मक, निर्मात्मक या अनौपचारिक शैक्षिक पक्ष। इसमें क्या होता है कि बच्चों और अध्यापक दोनों की पुष्टि होती है। यह दोनों से अधिक अधिगम कराने के लिए होता है। यह निदानात्मक होता है, यह उपचारात्मक होता है। इसे अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं। किसको, जो शैक्षिक पक्ष होता है इसको अधिगम के लिए आकलन भी बोलते हैं। इसे अनौपचारिक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो शैक्षिक पक्ष का पहला पार्ट है कौन सा, रचनात्मक, रूपात्मक, निर्माणात्मक या अनौपचारिक शैक्षिक पक्ष, इसमें ये सारे पॉइंट्स होते हैं। इनको आप लोग देख लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं और यह अनौपचारिक होती है। हमारे सिस्टम में 4 रचनात्मक आकलन के अंक लगाए जाते हैं। इन चारों आकलनों को रचनात्मक के साथ साथ योगात्मक आकलन भी माना जाता है। कौन कौन से होते हैं, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक। दूसरा क्या है, लिखित टेक्निक यानी रिटन टेक्निक, जिसमें लिख कर बताया जाता है। मौखिक टेक्निक यानी ओरल टेक्निक, यानी जिस प्रकार का इंटरव्यू हो गया उसको ओरल टेक्निक बोलते हैं। चौथा कौन सा होता है, अन्य तकनीक यानी अदर टेक्निक। तो 4 तरीके के जो होते हैं आकलन लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब दूसरा पार्ट है योगात्मक या औपचारिक आकलन। यह साल में 2 बार सितंबर और मार्च में होता है, यानी छमाही वाले जो पेपर होते हैं उसी को योगात्मक आकलन बोलते हैं। यह अधिगम का आकलन होता है। यह जो होता है अधिगम का आकलन भी होता है। इनको हम उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं। यह उपचारात्मक और निदानात्मक नहीं होते हैं।
इसे पेपर पेन परीक्षण भी कहते हैं। यह आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकती है, पर ज़्यादातर बाह्य होती है। कौन सी? जो योगात्मक या औपचारिक आकलन होता है यह आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है, लेकिन अधिकतर बाह्य होता है और इसे पेपर पेन परीक्षण भी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहशैक्षिक पक्ष। हम लोगों ने दो पॉइंट्स लिए थे वहाँ पे, शैक्षिक पक्ष और सहशैक्षिक पक्ष। तो अब दूसरा पॉइंट है हमारा सहशैक्षिक पक्ष। इसके अंतर्गत सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं। इस पक्ष के आकलन के लिए परीक्षाएं नहीं होती हैं, बल्कि जिन जिन क्रियाओं में बच्चे भाग लेते हैं उन सभी के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। रिकॉर्ड साल भर तक चलते हैं। तो जो सहशैक्षिक पक्ष होता है इसमें परीक्षाएं नहीं होती हैं, इसमें रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और ये रिकॉर्ड साल भर तक चलते रहते हैं। और कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना है तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? पहला है संचित अभिलेख। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें शैक्षिक पक्ष के अंक व ग्रेड भी लिखे जाते हैं तथा सहशैक्षिक पक्ष के अंतर्गत बच्चों का स्वास्थ्य, आदत, पाठ्यक्रम से सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का विवरण भी दर्ज होता है। तो जो संचित अभिलेख होता है इसमें ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कौन सा अभिलेख है? नेक्स्ट है वृत्तांत अभिलेख। इस अभिलेख में बच्चों के व्यवहार से संबंधित केवल विशिष्ट घटनाओं का ही लेखा जोखा होता है। तो जो वृत्तांत अभिलेख होता है इसमें कोई बड़ी घटनाओं का ही लेखा जोखा होता है। जैसे उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाने के बाद में बच्चे का जो है रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसका लेखा जोखा वृत्तांत अभिलेख में होता है। नेक्स्ट है अवलोकन सारणी। इस सारणी में बालक के अवलोकन योग्य व्यवहार का लेखा जोखा रहता है। तो अवलोकन सारणी में अवलोकन योग्य व्यवहार का लेखा जोखा रहता है। चौथा है साक्षात्कार सारणी यानी इंटरव्यू शेड्यूल। इस सारणी में अध्यापक उन बातों को दर्ज कर लेता है जो बालक की साक्षात्कार द्वारा ज्ञात होती हैं। यानी जब बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है तो बच्चों द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनका विवरण इस फाइल में रखा जाता है। तो ये सारे जो हैं ये सारे अभिलेखों के बारे में बात हो रही हैं। नेक्स्ट है जांच सूची यानी चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों के व्यवहारों को हाँ या ना में दर्शाया जाता है। तो जो जांच सूची होती है उसमें बच्चों के व्यवहार को हाँ या ना में दर्शाया जाता है। यानी अध्यापक के पास केवल दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसमें हाँ में टिक करेगा या फिर वो ना में टिक करेगा। जैसे बच्चे ने स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन किया, अगर किया तो यस, अगर नहीं किया तो नो। पंक्चुअल है बच्चा कि नहीं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है कि नहीं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। दूसरी है अनुस्थिति सारणी यानी रेटिंग स्केल। ध्यान रखिएगा जो जांच सूची होती है उससे इसको बेटर माना जाता है। क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे। लिखा हुआ है गुणों का स्थान बताएगी। तो जो रेटिंग स्केल होती है यह गुणों का स्थान बताती है। इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अध्यापक चाहे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है अपने पास से, जैसे गुड, वेरी गुड, नाइस, एवरेज, एक्सीलेंट, ऐसे कई सारे ऑप्शंस इसमें ऐड कर सकता है। तो अगर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया तो उसका जो व्यवहार था वो कैसा रहा, एवरेज था, गुड था, वेरी गुड था या फिर नाइस था, एक्सीलेंट था। तो यहाँ पे कई तरीके से बच्चों का रेटिंग की जा सकती है, इसीलिए ये जांच सूची से अच्छा होता है, जबकि जांच सूची में केवल अध्यापक के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है समाज मिति यानी सोशियोमेट्री। अध्यापक बच्चों के गुणों का पता उसके सहपाठी से लगा लेते हैं और इससे वह समाज मिति का निर्माण करते हैं। तो जो समाज मिति अभिलेख होता है इसमें अध्यापक बच्चों के गुणों का पता उनके सहपाठी यानी उनके दोस्तों से लगा लेते हैं कि आपका जो दोस्त है वह पढ़ने में कैसा है, खेलने में कैसा है और सामान्य तरीके से बात करने में कैसा है। उन सारे गुणों का पता उसके सहपाठी से लगा लिया जाता है। फिर इन सभी चीज़ों का निर्माण वह अपनी फाइल जो होती है इनकी समाज मिति फाइल, जो समाज मिति अभिलेख होता है उसमें रखते हैं। और आठवां है प्रश्नावली। जो प्रश्नावली अभिलेख होता है इसमें क्या होता है, अध्यापक बच्चों को अनेक प्रश्न देते हैं और बालकों को उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस प्रश्न से बालक की सोच, गुण, विचार का पता लग जाता है। तो प्रश्नावली अभिलेख में अध्यापक जो होता है बच्चों को कई सारे प्रश्न देता है जिससे बालक के गुण, सोच, विचार का पता लग जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, प्रश्नावली अभिलेख में अध्यापक बच्चों को प्रश्न देते हैं।
आखिरी और 9वां है पोर्टफोलियो। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी अभिलेख पढ़े हैं, जितने भी फाइल्स पढ़ी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फाइल जो होती है वह पोर्टफोलियो होती है। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी पोर्टफोलियो को माना गया है। लिखा हुआ है इसमें, वह सभी दस्तावेज साक्ष्य के रूप में रख लिए जाते हैं जिसमें बच्चों के भाग लिए। ये साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो पोर्टफोलियो होता है इसमें वह सभी साक्ष्य रख लिए जाते हैं जिसमें बच्चों ने भाग लिए होते हैं। और ये साक्ष्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। जब बच्चा किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करता है उसके प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी इसमें रखी जाती है। दूसरा होता है बच्चों के द्वारा खींचे गए फ़ोटोग्राफ्स। तीसरा है बच्चों के द्वारा लिखे गए नोट्स की फ़ोटोकॉपी। तो ये 3 प्रमाण पत्र जो होते हैं पोर्टफोलियो के में रखे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों के दस्तावेज रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो के फोल्डर में सभी वर्गों का साक्ष्य एक साथ रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो से बालक की निरंतर प्रगति का विवरण मिलता है। तो याद रखिएगा, जो पोर्टफोलियो होती है सभी अभिलेखों से अच्छी होती है। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से सबसे अच्छा अभिलेख कौन सा हो जाएगा, तो वो पोर्टफोलियो हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।